ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और सेशन में। आ, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कुछ लोगों को जुड़ने दीजिए, फिर शुरुआत करते हैं हम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सेकंड, मेरे माइक की बैटरी कम है, मैं रिप्ले चेंज कर लूँ माइक अपना। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं बेसिकली। और वो हम कंटिन्यू, एक सेकंड, मेरी आवाज सही आ रही है ना? ओके। हेलो, हेलो, हेलो। आवाज आ रही है मेरी? ओके है। ओके, ठीक है। सो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज को। पिछले क्लासेस में हमने फंड बेस्ड फैसिलिटी के बारे में पढ़ लिया था। सॉरी। आज बात करेंगे हम नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी की। कुछ बीच में चीजें और आपको बताने वाली हैं, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। आ, आज हम लेकर चलता हूं आपको, आज बैंक गारंटी समझाते हैं। ठीक है, आज बैंक गारंटी टॉपिक करेंगे कंप्लीट। राइट। सो बैंक गारंटी क्या होती है? बैंक गारंटी इट इज अ काइंड ऑफ द नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। ये नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है आपकी बैंक गारंटी यहां पर आपकी। और ये आपका क्यों दी जाती है, क्या पर्पस क्या है इसका? ये क्या हो गया? अगर आप मेरे करंट अफेयर्स की क्लास से डेली बेसिस पर जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बैंक गारंटी का मतलब कुछ कुछ हद तक ऑलरेडी पता होगा। ठीक है। बैंक गारंटी कह लीजिए, या फिर ओब्लिक में मैं एक लेटेस्ट टर्म आई हुई है और वो है श्योरिटी बॉन्ड्स, या ये कह लीजिए। ये दोनों का जो मतलब है या फिर इन दोनों का जो मकसद है, जो काम करना है, मतलब जो पर्पस है इन दोनों का, वो दोनों का पर्पस बिल्कुल सेम है। सिमिलर पर्पस है दोनों का, दोनों काम चीजें सेम ही करती हैं। चाहे आप बैंक गारंटी बनवा लीजिए, चाहे आप श्योरिटी बॉन्ड करवा लीजिए, जो काम बताने वाला, जो पर्पस बताने वाला, दोनों सेम करती हैं। फर्क दोनों में इतना है कि जो बैंक गारंटी है ये बैंक्स के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है। और ये जो श्योरिटी बॉन्ड है ये यहां पर आपका इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये बैंक्स और ये इंश्योरेंस कंपनी इसको यहां पर इश्यू करता है। सिंपल सरल भाषा में एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर बैंक गारंटी बताता हूं मैं आपको। आप लोग यहाँ पर कभी हाईवे से गुजरते होंगे, बहुत अच्छी सड़कें हैं, बहुत शानदार सड़कें हैं। सर, पहले जहां पर जाने पे 1-2 घंटे लगते थे, वहीं पर ही उसी जगह पर अब जाने में 1 से 1.5 घंटे के बीच में समय लगता है। कम से कम आधे से पौना घंटा आपका बच चुका है पहले के मुकाबले। हाईवेज बहुत ज्यादा डेवलप किए जाते हैं, बहुत कुछ होता है। हम ये भी सोचते हैं ना बहुत बार, यार ये हाईवेज डेवलप इतने ज्यादा क्यों किए जा रहे, काहे को इतना इंडियन गवर्नमेंट खर्च कर रही है? हमारे कंफर्ट के लिए, किस लिए खर्च कर रही है कि भाई साहब सड़क पे गड्ढे ना हो, आराम से जाएं। सड़क पे गड्ढे दिखेंगे तो चुनाव में हमें वोट कैसे मिलेगा, है ना?
उछल उछल के जाएंगे। हम यही सोचते हैं सड़क पे गड्ढे नहीं होने चाहिए, बड़ी स्मूथ सड़क होनी चाहिए। अरे क्या बात, मैं पहले 2 घंटे पहुंचता था, मैं वहां पर 1.5 घंटे पहुंचता हूँ। क्या ही फर्क पड़ता है 2 घंटे और 1.5 घंटे में? जिसने बाहर जाना है तो वो पूरा टाइम लेके निकलता है, ऑब्वियस है। और कोई इमरजेंसी वाले केस होता है वो रेयरेस्ट केस होता है। तो क्या रेयरेस्ट केस के लिए हम इतने हजारों करोड़ों रुपए हाईवेज के लिए, जो हमारे देश के मंत्री हैं आपके नितिन गडकरी जी, वो इतने हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्या सिर्फ इसलिए? नहीं। इसके पीछे रीजन आप में से बहुत सारे लोगों को, व्यक्ति को ऑब्वियस मालूम होगा। द मेन रीजन कि इतने ज्यादा हाईवेज और इतना कुछ यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, हाईवेज को इतना स्मूथ किया जा रहा है, 3-5 घंटे के डिस्टेंस को 3 घंटे तक किया जा रहा है, हाईवेज को इधर उधर से निकाल कर बड़ी स्मूथ रोड्स बनाई जा रही है, उसका बेसिक रीजन है कि आपकी जो लॉजिस्टिक है या फिर कह लीजिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसको यहां पर और क्या करना, उसको यहां पर और ज्यादा कम समय में करना, टाइम कम लगाना। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, वो वाला ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन है कि जो यहां पर एक जगह से कोई भी गुड्स जो है चलती हैं, एक जगह से चलती हैं दूसरी जगह पर पहुंचती हैं, ए जगह से चलकर बी प्लेस तक पहुंचती है। कोई चीज मुंबई में आई है, पोर्ट पे थ्रू आई है, पोर्ट पे आई है, उसको दिल्ली लेके जाना है। अब बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि जो प्लेन के थ्रू पॉसिबल नहीं है, प्लेन भी कितना वजन उठाएगा, तो उनको यहां पर रोड के रास्ते से लेकर जाया जाता है। और रोड अगर ऐसी है हमारे देश में कि ए से बी तक जाने में ही आपके 4 से 5 दिन लग जाएं, तो ऑब्वियस है दिक्कत परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो बी है ये आगे आप तक वो सामान पहुंचाएगा, या आप तक या किसी और को इसने सामान देना है, तो उस तक वो सामान लेट पहुंचेगा। मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है, कोई फैक्ट्री तक पहुंचाना है, फैक्ट्री उसको लेट मैन्युफैक्चर करना शुरू करेगी। अगर यही 4-5 दिन का समय 2 से 3 दिन में बीत खत्म हो जाता है, पहली चीज, सबसे पहली चीज है जो फ्यूल है, जो फ्यूल है वो कम लगेगा आपका। दूसरा, टाइम तो बच ही रहा है। जो सैलरी आपको इन पे इन्वेस्टमेंट हो रही है वो यहां पर कम लगेगी। ठीक है, ट्रक ड्राइवर ज्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे आपके इंडिया के, वो ज्यादा काम कर पाएंगे। कहां पर उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में 4 से 5 दिन लगता है, अगर आप 2 से 3 दिन लगते हैं तो महीने में वो ज्यादा जगहों पर यहाँ पर कम्यूट कर पाएंगे। उनको जो पैसा है वो भी हो सकता है ज्यादा मिल जाए। ठीक है, तो ये भी उनके लिए भी बूस्ट है, फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी आपकी। और साथ ही साथ जो सामान पहुंचना है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो भी जल्दी पहुंचेगा। जितनी जल्दी पहुंचेगा उस पर प्रोसेसिंग जो है उतनी जल्दी शुरू होगी, जितनी जल्दी प्रोसेसिंग शुरू होगी उतना यहां पर आपकी इकोनॉमी में अच्छी खासी बूस्ट मिलने की संभावना रहेगी। अब सर ये क्या मतलब, ठीक है मतलब जल्दी बन गया तो क्या दिक्कत है? सिंपल सी बात है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने अभी को एक पेड कोर्स ले रखा है ना, एक पेड कोर्स ले रखा है। अब अभी आपने एक व्यक्ति जो यूट्यूब से पढ़ रहा है, मैं ये भी मानता हूं कि यूट्यूब पे भी आज की डेट में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, कि जो कि यहाँ पर एक इंसान पढ़कर अगर डिसिप्लिन वे के साथ पढ़े तो पढ़कर एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, किया जा सकता है। बस फर्क इतना है कि जो पेड प्लेटफॉर्म है इसमें आपको जो भी क्लासेस मिलती हैं, सबसे पहले मिलती हैं आपको लेटेस्ट, दूसरी आपको जो मिलता है कंटेंट वो आपको अपडेटेड लेटेस्ट कंटेंट मिलता है, और एक आपको बिल्कुल एक सिंक में मिलता है, सीक्वेंस में मिलता है। हर एक टीचर का कंटेंट सिंक में है, सीक्वेंस में है। आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। वाईटी कंटेंट लेटेस्ट जरूरी नहीं है कि लेटेस्ट हो, अगर हाँ अभी टीचर कोई क्लास ले रहा है दैट विल बी लेटेस्ट, लेकिन अगर उसने 1 साल 2 साल पुरानी आप क्लास देख रहे हो, कोई कंसेप्ट उसने बताया, तो हो सकता है उसके बाद कुछ बदल गया हो। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है। और दूसरा ऑब्वियस है, इसमें सिंक नहीं मिलेगा। कैसे भी करके कोई वीडियो आपको किस टीचर की देखनी पड़ेगी, कोई वीडियो किस टीचर की देखनी पड़ेगी, फिर जाके आप वाईटी से जाकर पढ़ सकते हो। तो अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि भाई साहब नहीं मैंने तो वाईटी से ही पढ़ना है, तो इसको इन कंपैरिजन ऑफ दिस पर्सन टाइम ज्यादा लगेगा, इसको टाइम ज्यादा लगेगा। ऑब्वियस है, इतना कुछ उसको मैनेज करना पड़ेगा। यहां तो उसको बना बनाया सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इसको मैनेज करना पड़ेगा, इसको लेटेस्ट भी ढूंढना पड़ेगा, इसको सिंक भी करवाना पड़ेगा। इट विल टेक मोर टाइम देन दिस पर्सन टू क्रैक द एग्जाम। कर लेगा, हो सकता है 1 साल लेट कर रहे। अब 1 साल लेट करने का मतलब क्या है?
एक महीने की सैलरी जो बैंक पीओ की होती है वो 50 to 60 के होती है, 60 के। एक साल का मतलब ये आपकी तकरीबन तकरीबन सैलरी 12×5 = 6 लाख से 7 लाख रुपए आपकी सैलरी होती है साल की। एक व्यक्ति जो कि जिद करके बैठा है कि मैं तो अपनी मर्जी से मैं अफोर्ड नहीं कर सकता पेड एजुकेशन को, तो मेरे हिसाब से वो एटलीस्ट साल के 3 से 6 लाख, क्योंकि क्लरिकल की सैलरी भी ले ले, 3 से 6 लाख का डायरेक्टली तो नहीं कहूंगा नुकसान कर रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो ये नहीं सोचेगा, वो अभी का सोचेगा यार 3,000 4,000 5,000 लग रहे हैं, क्या करूंगा यार लगा के, अपने तो यूट्यूब से पढ़ लेंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जितना यूट्यूब से आप कर रहे हो उतना ही नुकसान आप लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट पे लगाओगे। तो यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, कि जितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचेगा उतनी जल्दी प्रोसेसिंग होगी, उतनी जल्दी प्रोसेसिंग होगी तो हमारे पास जो आगे समय है, हमारी अर्निंग का समय जो है हमें ज्यादा मिल जाएगा, कमाई करने का ज्यादा समय मिल जाएगा, हम ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, हमारी खुद की पर्सनल ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री की पर्सनल ग्रोथ होगी, अर्निंग हमारी बढ़ेगी, और अल्टीमेटली जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज की अर्निंग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारे देश की जो जीडीपी है, हमारे देश की इकोनॉमी है, वो भी बूस्ट होगी, और उससे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी इंक्रीज होने की संभावना है। एक चीज आप जो एक साल में मैन्युफैक्चर करते थे कोई 100 यूनिट्स फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप तक सामान ही लेट पहुंच रहा था, आपके पास दिन ही 365 दिन थे, अब आपके पास सामान पहले 4 दिन में पहुंचता था, अब 2 दिन में पहुंच रहा, तो अब ऑब्वियस है कि जब सामान आ रहा है तो 200 यूनिट्स तो चलो नहीं, डबल तो नहीं कहूंगा कि हाँ 150 यूनिट्स एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई, 150 यूनिट्स तो प्रोड्यूस कर सकते हो अगर आपके पास कैपेसिटी थी प्रोड्यूस करने की, बस सिर्फ आपके सामान लेट पहुंच रहा था। ये होता है आपका लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, हाईवेज को इतना स्मूथ करने का मतलब। ठीक है, वैसे थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टॉपिक चला गया इससे, मैं मानता हूं, लेकिन एक क्लैरिटी शायद आपको मिली होगी। कई बार कोई पूछ ही लेते हैं, कोई इंटरव्यू में पूछ लेते हैं या कहीं पर भी कोई डिस्कशन होती है तो हम उसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, अब मैंने वैसे इस बात को किया क्यों, इस बात को करने का मकसद क्या था, इस बात को करने का जो मेन मोटिव था वो था आपका हाईवे से जुड़ा हुआ। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दे रहा था बैंक रेंट, हाईवेज हम करते हैं, काम करते हैं, उन पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है। पैसा कौन लगाता है, उस पे कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर उन पे खर्चा करते हैं, सड़क बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर बड़ा स्मूथ, और आपसे टोल भी वसूलते हैं ना, टोल है ना, आपके एरिया में टोल भी लगता होगा। आजकल तो कई बार शहरों के अंदर ही आप ये हाईवेज इतने लंबे लंबे हाईवेज बनाती हैं, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं तब यहां पर गवर्नमेंट इनको कहती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट तो ले रहे हो, सड़क भी बना रहे हो, 1-1.5 साल लग जाएंगे सड़क बनाते हुए, बढ़िया सड़क पुल बना रहे हो, ब्रिज जो बनते हैं आपके, फ्लाईओवर्स बनते हैं वो बना रहे हो, पैसा भी हमसे ले रहे हो, लेकिन पैसा लेोगे, काम पूरा करोगे नहीं करोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, कल को हम लीगल केस में आपके ऊपर करें, काम छोड़ के चले जाए, मेरे से तो नहीं हो रहा, छोड़ो यार, जितना पैसा सरकार से मिल गया कर लो, उसके बाद हम तो जा रहे हैं अगला कॉन्ट्रैक्ट लेंगे जो बढ़िया होगा, और हम कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट लेते रहेंगे, और कोई नहीं कोर्ट में केस करेगा, करते रहे, हमारा वकील देख लेगा, है ना। यही होता है ना, हम लोग यही सोचते हैं कोर्ट में कर दे केस, भाई लीगल केस कोई नहीं, हम कर लेंगे, हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे, हम देखते रहेंगे, लेकिन जो रूटीन का काम है उसका वो तो खत्म हो रहा होगा ना, रूटीन का फैक्ट तो पड़ता है, कोई मान ले कोर्ट केस हो गया तो रूटीन का वर्क तो खत्म हो रहा है ना, अगला मेंटली तो स्टेबल नहीं है ना उस चीज को लेकर। ठीक है, तो वही है कि इन सब चीजों को लेकर गवर्नमेंट झंझट में पड़ना नहीं चाहती। गवर्नमेंट जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें एक गारंटी लाके दीजिए। अब ये गारंटी लाके दीजिए, किस चीज की गारंटी लाके दीजिए, या फिर श्योरिटी लाके दीजिए कि भाई कोई भी काम अगर आप बीच में छोड़ते हो तो जिस व्यक्ति की, जिस इंस्टीट्यूशन की आप गारंटी लाकर दोगे, वो इंस्टीट्यूशन वो गारंटी
क्या हुआ? स्टक हो रहा है? सही नहीं चल रहा क्या? नेट फ्लक्चुएट हुआ होगा मुझे लगता है। क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली बताना मुझे। चलो, वो मुझे गारंटी लाके दीजिए, ठीक है। उस गारंटी, अगर इनकेस अगर आप काम पूरा नहीं करते हैं तो जिस व्यक्ति जिस इंस्टीट्यूशन की आप गारंटी लाके दोगे वो मुझे आपके बिहाफ पर कुछ ना कुछ कंपनसेट कर देगा। और ये गारंटी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैं ला दूं यहां पर कोई भी है। ओके, ठीक है। वीडियो और ऑडियो दोनों पोज हुआ था। ओके, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी तो फिलहाल सही चल रहा है सब कुछ। लो टूट जाता है ना। सो यहां पर आपका गारंटी लाके दी। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति किसी की भी गारंटी लाके दे देगा। मान लीजिए मुझे गारंटी देनी है उस पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या आपकी गारंटी एक्सेप्ट कर लेगी? आप में से कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पे अभिषेक है, मैं कहूंगी मैं अभिषेक मिश्रा की गारंटी लाके दे रहा हूँ सरकार को कहूँ, है ना, ये लो भाई साहब गडकरी साहब, ये अभिषेक मिश्रा है, इसने गारंटी दे दी मेरी, ये लो गारंटी। कल को मैं अगर रोड का काम पूरा नहीं करता, मिश्रा जी उस काम को यहाँ पर पूरा करेंगे या मिश्रा जी मेरे बिहाफ पर पेमेंट करेंगे। तो मिश्रा जी जो है वो भी तो अपने आप में एक तकड़ी चीज, जिसको कहते तोप होने चाहिए भाई साहब, खतरनाक चीज होने चाहिए कि जो मतलब जिसको सभी लोग जानते हो, नेटवर्थ बहुत अच्छी हो, बहुत शानदार हो, बहुत अमीर हो, बहुत, है ना, बहुत शानदार हो, तब जाके मिश्रा जी के ऊपर भी तो गवर्नमेंट बिलीव करेगी। नहीं तो मिश्रा जी के ऊपर गवर्नमेंट कैसे बिलीव करेगी? अब मिश्रा जी मेरे जैसे इंसान है, जैसा मैं हूं वैसे मिश्रा जी हैं, है ना। तो मेरे ऊपर ही नहीं गवर्नमेंट को विश्वास, तो मिश्रा जी ऊपर कैसे करेगी? तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब आप जो गारंटी लाके दीजिए किसी बैंक की लाके दीजिए, क्योंकि बैंक एक ऐसा संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर बिलीव किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर पैसों में यहाँ पर डील करता है। इंडिया में इकलौती ऐसी संस्था है जो पैसों में डील करती है ना। पैसे इधर से उधर ट्रांसफर में अथॉरिटी है उसकी, आरबीआई उसको वॉच में रखता है, सब कुछ देखता है, तो उसके ऊपर तो बिलीव किया जा सकता है वेरी इजली। तो इसलिए यही कहा जाता है गारंटी लाके दीजिए, बैंक की गारंटी लाके दीजिए, ठीक है। और जब बैंक की गारंटी ऐसी लाके दी जाती है किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पर गवर्नमेंट को, तो दैट इज नोन एज द बैंक गारंटी। बैंक गारंटी का सिंपल सा मैकेनिज्म है कि मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट को यहां पर एक गारंटी दूंगा, ये गारंटी फॉर्म दूंगा, एक पूरा पूरा फॉर्मेट होता है ना। उस फॉर्मेट पे मेंशन होती हैं सब चीजें कि लाइक कि मैंने किस काम, क्या काम मैंने एग्जीक्यूट करना है एज ए कॉन्ट्रैक्टर। ये सड़क है, ये सड़क यहां से यहां बनानी है, इतने किलोमीटर की सड़क बनेगी, ये टर्म्स एंड कंडीशन बनेगी, और इतने समय में सड़क बनाने की मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो सड़क का पूरा पूरा डिटेल, पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, यहां पर मैंने एग्जांपल सिर्फ सड़क का दिया, जरूरी नहीं सड़क हो, और भी चीजें, फ्लाईओवर, ब्रिजेस वगैरह, कोई भी सरकार ने किसी भी तरह का ठेका दे दिया, और कोई ठेका दे दिया, कोई और इनकेस यहाँ पर कोई और बिल्डिंग बनाने का ठेका दे दो, हॉस्पिटल बनाने का, तो किसी भी तरह का यह काम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि गारंटी इसी केस में। तो जस्ट एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं, एक सिंगल एग्जांपल, इसके बाद अलग अलग टाइप्स है उन पर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज हो गई यहां पर आपकी कि गवर्नमेंट को गारंटी मिल गई। अब इन केस, और ये गारंटी किसने दी? बैंक ने दी। बैंक ने फॉर्मेट बना के दिया, बैंक ऑफिशियल्स के उस पे ऊपर साइन है, पर्टिकुलरली सब कुछ हुआ है, और बैंक ने वो फॉर्मेट बनाकर यहां पर गवर्नमेंट अथॉरिटी को भेज दिया। गवर्नमेंट अथॉरिटी ने बिलीव कर लिया कि भाई साहब कल को अगर ये बंदा काम बीच में रोकता है या फिर हमारा एडवांस लेकर चला जाता है, पैसा लेकर चला जाता है, तो हम सीधा जाएंगे बैंक के पास कि भाई साहब आपने इस व्यक्ति की गारंटी दी थी, लाओ भाई पैसा लाओ। ये बंदे ने ऐसा ऐसा बीच में काम छोड़ दिया, मेंटेनेंस वर्क की, मेंटेनेंस रोड की मेंटेनेंस भी उसमें शामिल होती है। बैंक गारंटी ऐसा नहीं है कि रोड बन गई बैंक गारंटी खत्म,
इवन बैंक गारंटी मेंटेनेंस और रोड्स की भी शामिल होती है, उसके अंदर 1-2 साल तक बाद में भी चलती रहती है बैंक गारंटी। अगर वो रोड्स को मेंटेन करने में नहीं होता, तब भी यहाँ पर नहीं सक्सेसफुल होता, तब भी बैंक से यहाँ पर गारंटी की डिमांड की जा सकती है आपकी। अब बैंक ये गारंटी बनाते क्यों है? क्योंकि जब भी बैंक के पास कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पर गारंटी बनवाने आता है, तो उससे बैंक वाले एक कमीशन चार्ज करते हैं, क्योंकि ये इसमें किसी भी तरह का पैसा तो इन्वॉल्व है नहीं। अब आप देखो, जब मैंने गारंटी दी थी तो मैंने पैसा तो नहीं दिया ना किसी को, ना ही जिसने मेरे से गारंटी बनवाई उसको पैसा दिया, ना ही सरकार को मैंने एज अ बैंक पैसा दिया। मैंने कोई पैसा नहीं दिया, और जब पैसा ही नहीं दिया तो मैं इंटरेस्ट तो चार्ज कर ही नहीं सकता उस पे। इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है? जो मैं पैसा देता हूँ। जितना पैसा उठाया गया है उतने पैसे में मैं उतने पैसे में मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूं, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। तो अब क्या, जितनी मैं गारंटी दूंगा उसके अकॉर्डिंग मैं कमीशन चार्ज करूंगा यहां पर उस व्यक्ति से। तो कमीशन बेस्ड इनकम होती है यहां पर, अच्छी खासी इनकम बैंक को हो जाती है इसके अंदर, और फर्स्ट टाइम में ही सब कुछ पैसा यहां पर मिल भी जाता है बैंक को। बैंक को वेट नहीं करना पड़ता कि पैसा बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा। इंटरेस्ट का पैसा थोड़ा थोड़ा मिलता है ना, महीने के महीने, ये पैसा आपको तुरंत मिल जाता है, या फिर एनुअल बेसिस पर मिल जाता है। मान लीजिए बैंक गारंटी 5 साल की बनाई है, 5 साल का कमीशन 5 लाख रुपए बनता है, तो कोशिश ये की जाती है कि 5 लाख रुपए एक साथ ले लिया जाए, नहीं तो 1-1 लाख रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट बनाकर हम 5 लाख वसूल कर लेते हैं। तो वो एनुअल एक बार में हम उससे एडवांस में कमीशन ले लेते हैं। ठीक है, तो बैंक को कमीशन मिल गया। अब बैंक उस व्यक्ति की गारंटी क्यों बना के दे? ये भी बात है कि भाई साहब ऐसे तो कोई भी मेरे पास आता जाता रहेगा, कहेगा बैंक गारंटी बना दो, मैं उस पर कैसे विश्वास कर लूंगा? कल को बंदा कल को बंदा वो जो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पर वो फर्जी निकले, मुझे क्या पता? बैंकर को भाई साहब आया मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर, ले भाई बैंक गारंटी मैंने बना दी, वो बैंक गारंटी तो बना गया, लेकिन उसने चालबाजी करनी थी, वो बाद में काम छोड़ के जानबूझ के बीच में भाग गया, एब्सकॉन्डिंग हो गया, पता ही नहीं लापता है कहां पर है, और बैंक वाले उसका भर रहे हैं हर्जाना भाई साहब, गवर्नमेंट को कंपनसेशन कर रहे हैं, है ना? ऐसा भी। तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, जो बैंक के पास यहाँ पर आते हैं इस तरह के बैंक गारंटीज को बनवाने के लिए, उनकी जो जेन्युइननेस है वो भी बैंक चेक करता है। उनकी जेन्युइननेस कैसे चेक की जा सकती है? उनकी जेन्युइननेस सबसे पहला तो होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनको यहाँ पर जो लाइसेंस या उनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है उसके अंदर उनके टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लिखे होते हैं। जैसे आपका हमारे ग्रेड्स होते हैं ना, ए बी सी डी ई ऐसे करके हमारे ग्रेड्स होते हैं, स्कूल में हमें मिलते थे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, है ना? वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर्स के भी अपने अपने ग्रेड्स होते हैं। डबल ए कॉन्ट्रैक्टर ऐसे करके इनके भी ग्रेड्स होते हैं। तो बैंक जो ए कैटेगरी में होते हैं वो सुपीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, और वो यहाँ पर उनके द्वारा जो भी जहां पर भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो उनको सर्टिफिकेट में मेंशन करके देते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, उनके वर्क के बिहाफ पर, कि उन्होंने कितना वर्क किया है, किस तरह से किया है, कितने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, उसके बिहाफ पर उनको ग्रेड्स मिलते हैं। तो जब ग्रेड्स अच्छे हैं, उनको ग्रेड्स बहुत अच्छे मिले, यानी कि उनका पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियस है जो क्लास कॉन्ट्रैक्टर है ना, मान लीजिए डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर है, तो उनको हमें बैंक गारंटी देने में, मतलब कि वो होता है ना कि एक ट्रस्ट रहेगा। ऑब्वियस है कि इसकी रेटिंग अच्छी है, इसकी रैंकिंग अच्छी है, इसके ग्रेड अच्छे हैं, तो विश्वास कर लेते हैं। जैसे टीचर एक इंटेलिजेंट व्यक्ति पर, एक ए ग्रेड का बच्चा है ना, जिसका ए ग्रेड आया है, तो 90% आए हैं, उस पर ज्यादा विश्वास करता है इन कंपेरिजन टू दैट बच्चा जिसके यहाँ पर 50-60% आए। ये रघुकुल रीत सदा चली आए, है ना, वो वाली कहानी है कि कब से ये चीज चली आ रही है, हमारे टीचर बिलीव ही नहीं करते 50-60% पे। लेकिन कल को कोई पता नहीं, फ्यूचर में वही इंसान जब वो मैच्योर हो जाए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या कुछ भी हो जाएगा, उसके बाद शायद वो इतना बड़ा बिजनेस कोई कर रहा हो या इतनी बड़ी ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाए, 50-60% वाला आउट परफॉर्म कर दे 90% वाले को। ये भी फैक्ट है, और ये कोई दो राय नहीं है इसमें, होते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने भी हैं। ठीक है, सो यहां पर आपका इस बेस पर हम उस पर विश्वास जताते हैं, इस कॉन्ट्रैक्टर के बेस पर कि उसका ग्रेड अच्छा है। दूसरी चीज ऑब्वियस है, जब कॉन्ट्रैक्टर या फिर कोई भी व्यक्ति हमारे पास लोन लेने जैसे आता है, पहले हमने लोन की बात की या फिर बैंक गारंटी लेने आया, तो पहली चीज तो अगर वो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर ही है, हमारे पास ऑलरेडी उसके अकाउंट चल रहे हैं, तो उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं। एक और चीज है, अब जब नया ही कस्टमर आया तो ऑब्वियस है, जैसे हम लोन के मामले में
वो सारी चीजें इंक्वायरी करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, उसकी CIR निकालते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट निकाली, उसकी सिबिल विबिल निकाली, या फिर उसके आसपास के बारे में पूछा, लोगों से पूछा, उसके बारे में इंक्वायरी की, तो वो चीजें तो बैंक गारंटी केस में भी यहाँ पर पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कस्टमर को बैंक गारंटी देने से पहले भी हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें एनालाइज करते हैं और उसको बैंक गारंटी यहाँ पर सौंपी जाती है। अब जो बैंक गारंटी होती है, मैंने एक तो कहा कि आपको कमीशन आप चार्ज करते हो, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैंक गारंटी केस में, वो होती है मार्जिन मनी। क्या होती है दूसरी? दूसरी होती है यहां पर आपकी मार्जिन मनी। मार्जिन मनी क्या होता है? हमने लोन के केस में मार्जिन वर्ड पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, जिसको मैंने एलटीवी भी बोला था, अपोजिट उसका एलटीवी। वैसा ही केस इसमें बैंक गारंटी में मार्जिन होती है। मान लीजिए बहुत अच्छा हमारा प्रीमियम कस्टमर है, ठीक है, जितना प्रीमियम कस्टमर, जितना नेटवर्थ कस्टमर, जितना हमारा ऑलरेडी ट्रस्ट वर्दी कस्टमर है, जो ऑलरेडी हमसे बहुत सालों से जुड़ा है वगैरह वगैरह, उसकी मार्जिन उतना ही कम होगा, उसका मार्जिन उतना ही कम होगा जितना वो हमसे लंबे समय से जुड़ा हुआ है। मार्जिन का मतलब, मान लीजिए मैं कोई 1 करोड़ की बैंक गारंटी या 1 लाख की बैंक गारंटी बात कर लेता, लिखना थोड़ा आसान है, 1 लाख की बैंक गारंटी मैं बनवा रहा हूं, कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर मुझसे, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, उसको कहूंगा कि सर 1 लाख की गारंटी तो दी है आपको, ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट ना मुझे एक फिक्स डिपॉजिट ना दे दीजिए, गिरवी रख दीजिए मेरे पास एक फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, कितनी अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट रखूंगा? अगर बहुत ही नया व्यक्ति है, कोई ज्यादा अकाउंट है नहीं, मैं ज्यादा बिलीव नहीं कर रहा हूं उसके ऊपर, तो मैं कहूंगा कि सर आप 100% एफडी रख दीजिए, यानी कि 1 लाख की बैंक गारंटी है, 1 लाख की एफडी हमारे पास रख दीजिए। ठीक है कस्टमर, 70-80% भी रख सकता हूं, 30% भी रख सकता हूं, 10% भी रख सकता हूं। ये जो मैंने लिखे है ना, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, कोई फिक्स नहीं है ये कि सर ये कोई टेबल है क्या 70-80 या 10-30 का, नहीं। ये डिपेंडिंग अपॉन द बैंक टू बैंक वैरी करता है, बैंक टू बैंक, कस्टमर टू कस्टमर चीजें वैरी करती है। मैंने जस्ट एक अपने एक्सपीरियंस से मैंने कुछ चीजें आपको लिखी है कि मेरे पास एक कस्टमर आया था, उसने क्या किया था, मैं एग्जांपल बताता हूं। वो एक पेट्रोल पंप का मालिक था, ठीक है, रियल बता रहा हूं ये वाला, ये ऐसे हवा में नहीं है। पेट्रोल पंप का मालिक था, उसने कहा कि मुझे यहाँ पर अपने पेट्रोल के लिए टैंकर मंगवाने होते हैं। टैंकर, ऑयल का टैंकर आता है ना, पीछे से आएगा, मान लीजिए एचपी का कोई पेट्रोल पंप है तो एचपी वाले ऑयल का टैंकर भेजेंगे। ऑयल का टैंकर जो जमीन में होता है, आपको ये तो पता होगा, पेट्रोल पंप जो होता है उसके जमीन के अंदर एक टैंकर होते हैं, स्टोरेज होती है, उसके अंदर पेट्रोल डाला जाता है और फिर नीचे जमीन से यहाँ पर आपके पास पेट्रोल पहुंचता है, जो आपकी मशीन्स लगी होती हैं उनके थ्रू, पाइप के थ्रू, जमीन में होता है ना, इतना तो आई थिंक पता होगा आपको, है ना? नहीं पता तो कहाँ जी रहे थे भाई। ठीक है, सो यहां पर आपका वो मेरे से बनवाने हैं गारंटी। क्यों बनवाने हैं गारंटी? अभी मैंने कहा ना, गारंटी अकेली रोड बनाने के लिए नहीं होती, और भी होती है। उसका एक और एग्जांपल देता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि जो एचपी है या जो भी है, मुझे उस कंपनी का नाम याद नहीं, एचपी ही थी शायद, है ना, एचपी ने यहां पर ये कहा है कि सर जो आप टैंकर मंगवा रहे हो उसके बदले में हमें गारंटी दीजिए। अब वो जो टैंकर मंगवाता है, वो तो टैंकर आता रहता है, ऐसा तो नहीं है टैंकर एक बार ही आएगा 1 साल का, है ना? जो भी टैंकर आता है वो बार बार आते रहते हैं, जितने भी साल में जो भी आएगा, जितनी बार भी आएगा, जो वो फिल करेगा यहाँ पर, तो वो एक साथ 1 साल की बैंक गारंटी बनवाते हैं उससे, और वो ये कहते हैं कि हम आपको टैंकर दे रहे हैं। अब अगर आप पैसा जो होता है कई बार एडवांस में नहीं दिया जाता, पैसा बाद में आएगा। अब इतना बड़ा टैंकर, इतना ज्यादा पैसा, अब माल बिकते बिकते टाइम तो लगेगा, ऑब्वियस है। तो वो कहता है कि ठीक है, आपको हम आपको टैंकर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एडवांस में पैसा मत दीजिए, लेकिन आप बैंक की गारंटी दे दीजिए कि कल को अगर आप मुकरते हो, नहीं पैसा देते हो, तो हम बैंक से मांग लेंगे आपके बिहाफ पर पैसा। ठीक है, ओके, इस चीज के लिए बैंक गारंटी दी जाती है। ठीक है ना, इस चीज के लिए भी गारंटी है भाई साहब। अभी तक हमने देखा था कि गारंटी किसके लिए है, कि ये तो गारंटी होगी रोड बोर्ड बनाने के लिए, नहीं, ये भी एक एग्जांपल था गारंटी, ये गारंटी मैंने बनाई थी। अब ये कस्टमर जो मेरे पास आया था, ये कस्टमर था एक करंट अकाउंट होल्डर, करंट अकाउंट था उसका, ठीक है। अब जो करंट अकाउंट होल्डर आया, तो अब मुझसे मैंने ट्रांजेक्शन देखी, ठीक था, पेट्रोल पंप था उसका, बढ़िया चल रहा था, शहर से थोड़ा सा बाहर था, है ना, लेकिन ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था, नोट इतना ज्यादा बढ़िया, लेकिन हाँ ठीक चल रहा था। सो
अब उतना बढ़िया कस्टमर मुझे लगा नहीं, तो मैंने कहा कि सर आपको हम दे तो देंगे, हमारे एज पर बैंक गाइडलाइंस आपको यहाँ पर जो गारंटी हम देंगे वो 100% मार्जिन पे देंगे। तो उसने मुझे एफडी, मेरे पास फिक्स डिपॉजिट जो मेरे को दे दिया, मैंने उसको गिरवी रख दिया और उसके बदले में उसको गारंटी बना के दिया। वो कल को वो मुकरता है, कल को वो कंपनी को यहाँ पर पैसे नहीं देता, कंपनी मेरे से मांगेगी, मैं उसकी एफडी को तोड़ूंगा, एफडी से जितना बैलेंस निकलेगा मैं उसको यहाँ पर कंपनी को पे कर दूंगा। तो मैं सुरक्षित हूँ, मैं सिक्योर हूँ एज अ बैंक। ठीक है, तो दैट इज ए 100% मार्जिन। अब आप कहोगे सर एफडी, बैंक में वो एफडी रखता है और एफडी रखने के बाद गारंटी बनवाता है, गारंटी फिर कंपनी को भेजी जाती है ना, कंपनी फिर लेटर ऑन हमसे संपर्क करेगी, हम यहाँ पर उसको पेमेंट करेंगे, हम एफडी तोड़ेंगे। इट्स बेटर कि वो जो पर्सन है, जो पेट्रोल पंप वाला था, वो डायरेक्टली ही कंपनी को एफडी ही दे देना, एफडी ही देते। और ये सेम यही केस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के केस में होता है। एक और कॉन्ट्रैक्टर था मेरे पास, उसकी हमारी ब्रांच में बहुत सारी करोड़ों की बैंक गारंटी, 40-50 करोड़ की बैंक गारंटी। एक था जिसकी 1-2 करोड़ की बैंक गारंटी चल रही थी, ऐसे करके उनकी बैंक गारंटी चल रही है। ठीक है, तो बैंक गारंटीज क्या होती है, मान लीजिए 40 करोड़ की बैंक गारंटी, तो 40 करोड़ की बैंक गारंटी का मतलब ये नहीं है कि 40 करोड़ की बैंक गारंटी उसको जारी की जा रही है। उसको हमने एक लिमिट दे दी है कि भाई साहब आपको 40 करोड़ तक की बैंक गारंटीज हम जारी कर देंगे, बार बार आप जारी कराते रहिए। कभी उसने 1 करोड़ की करा ली, कभी 5 करोड़ की करा ली, कभी 50 लाख की करा दी। तो एक मैक्सिमम उसकी लिमिट हमने बना के दे दी, मैक्सिमम तुम्हें 40 करोड़ तक की बैंक गारंटी जारी कर सकते हैं। अगर उसकी 40 करोड़ लिमिट पहुंच जाती है तो फिर कोई बैंक गारंटी पिछली खत्म होती है तो उसके बदले में हम नई बैंक गारंटी जारी कर देंगे, जो टाइम जो उसका ये एक गैप बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो अब सर फिर ये कॉन्ट्रैक्टर लोग भी तो ऐसा करना चाहिए ना। ये कॉन्ट्रैक्टर के केस में भी ऐसा होता है। बड़ा ही मेरे पास एक बड़ा अच्छा क्लाइंट है, हमारा कस्टमर है, जिनकी करोड़ों में, मतलब 40-50 करोड़ की बैंक गारंटी उसकी चल रही है, तो उसको हमने 35% मार्जिन पे काम कर रखा था। कुछ प्राइवेट बैंक 10% मार्जिन पे काम करते, वो मेरे पास आया था, कहता है कि सर वो वाला फलाना फलाना बैंक है और वो ना क्या कर रहा है कि 10% मार्जिन पे हमें दे रहा है, आप तो 35% ले रहे हो, है ना। मतलब उसने क्या कहा है, मान लीजिए 1 करोड़ की बैंक गारंटी बनाओ तो 10 लाख रुपए बस दे जाओ एफडी के फॉर्म में, बाकी हमें नहीं चाहिए। जबकि हम, आप 1 करोड़ की बना रहे, आप 35 लाख लेते हो, वो 10 लाख ही ले रहा है 1 करोड़ की बैंक गारंटी के बेस पर। मैंने कहा ठीक है, चलो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो अब यहां पर आप देखो, एनीवन कैन टेल मी दिस, कि मैं क्वेश्चन एक बार पूछता हूं तुमसे, कोई बता सकता है इसका आंसर, कि जो फिक्स डिपॉजिट है वो मैंने बैंक में दी, बैंक ने उसके बिहाफ पर मुझे बैंक गारंटी बना के दी, और मैंने आगे वो बैंक गारंटी सौंपी गवर्नमेंट को, या फिर इस पेट्रोल पंप में मालिक ने एचपी को, कंपनी को दी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एफडी सीधा ही उस मालिक को दे दो, यार एफडी सीधा ही मैं गवर्नमेंट को दे दूं, बीच में बैंक का झंझट ही खत्म। बैंक वाले को कमीशन देना, बैंक से कल को मांगना, बैंक वाला पैसा देगा नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता मैं सीधा कंपनी को ही एफडी दे दूं या गवर्नमेंट को ये फिक्स डिपॉजिट दो। फिक्स डिपॉजिट तो मेरा ही है, मैं बनवाऊंगा पहले फिक्स डिपॉजिट, फिर बैंक में जमा कराऊंगा, बैंक मुझे गारंटी देगी। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की बजाय सीधा बीच में सब कुछ हटाओ और एफडी सीधा गवर्नमेंट को दे दो, एफडी उस कंपनी को दे दो। इसका आंसर बताओ कि ऐसा किया जा सकता है? पहली चीज, किया जा सकता है, यस या नो, है ना। और किया नहीं जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता, और किया जा सकता तो ठीक है, फिर तो किया ही जा सकता है। अगर यस या नो और नहीं है आंसर, तो क्यों नहीं किया जा सकता, ये मुझे बताओ। दिमाग लगाओ, 1-2 मिनट सोचो, फिर बताना मुझे। कुछ भी, जो भी माइंड में आता है, मैं आंसर नहीं करूंगा। एक बार अभी अभी आप अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर आपकी पिछली क्लासेस में ही कहीं ना कहीं छुपा है।
हाँ जी, क्या लिख रहे हैं? एफडी ट्रांसफरेबल होता है क्वेश्चन मार्क। एक ने लिखा है यस, ओके ठीक है, मतलब किया जा सकता है, नो। एक ने लिखा है नो, एफडी बैंक में जमा करते हैं क्योंकि उस पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है वो तो जिसका है वही क्लेम करेगा ना, या फिर उसको नॉमिनी, ओके। नो तो नो तो क्यों नो? नहीं, क्योंकि बैंक के थ्रू करने से ऑफिशियली वो प्रूफ रहेगा। एनीवन एल्स हु वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ वर्डिक्ट? कोई नहीं? अरे यार, कोई तो देता आंसर, मजा आता। सिंपल सा कंसेप्ट है यार इसके पीछे। आंसर तो इसका नो है, देखो बेटा, आंसर तो नो है कि नहीं किया जा सकता ये। नहीं, क्यों नहीं किया जा सकता? ये बड़ा ही एक लाइन का आंसर है, वन लाइन, ज्यादा दिमाग नहीं लगना। बताता हूं, बताऊं? चलो, एक ने लिखा था सर एफडी में जमा, पहले तो आपके आंसर का रिप्लाई करता हूं सर। एक ने लिखा था एफडी में जमा करते हैं क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे। एफडी बैंक में जमा करते हैं क्योंकि उस पर इंटरेस्ट बेटा, एफडी मैंने ये कहा कि एफडी बनवा ली गई है बैंक में, और एफडी को आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जमा करा दिया, ठीक है, गवर्नमेंट के पास, तो फिर भी इंटरेस्ट तो मिलता ही रहेगा। एफडी तो बैंक की है ना, इंटरेस्ट तो फिर भी मिलता रहेगा। इंटरेस्ट कहां गया तुम्हारा? पैसा थोड़ी ना दिया, जो एफडी आपने करानी थी, ऐसा थोड़ी ना एफडी नहीं कराई उसका पैसा दे दिया। पैसा ही जब देना है तो फिर हम रोड क्या क्या बना रहे हैं? ठीक है, चलो। एक ने इसमें आंसर दिया है, लेकिन वो ना क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसने, बता बोला कि एफडी से ट्रांसफरेबल होता है क्वेश्चन मार्क। यही आंसर है इसका। अब उसने क्वेश्चन मार्क तो लगा दिया, आंसर दिए, आंसर कॉन्फिडेंट नहीं था लेकिन आंसर सही था कि एफडी जो एक इंस्ट्रूमेंट है ये ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। किसी को भी एफडी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। और ये एफडी जो है वो दो पर्सन के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप है। दो पर्सन कौन से? एक तो बैंक और एक पर्सन जिसने एफडी बनवाई है। ये एफडी दोनों में से ही से एक पार्टी के पास जा सकती है, थर्ड पार्टी के पास नहीं जा सकती। ठीक है, कि मैं यहां पर मैंने एफडी रखनी है बैंक में, मान लीजिए बैंक में गिरवी रखनी है, तो मैं ही जो जिसने एफडी बनवाई है वही ऑथराइज्ड है उस एफडी को यहां पर बैंक में गिरवी रखने का। ठीक है, और ये एफडी को कोई थर्ड पार्टी आउटसाइडर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता उस चीज को। ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है एफडी। किसी को मैंने ट्रांसफर कर दिया कि भाई अब ये लो एफडी तुम्हारी हो गई, तुम जाकर बैंक में इसके क्लेम कर लेना, ऐसा नहीं हो सकता। क्लेम कैन नॉट बी ट्रांसफर, किसी को आप नहीं ट्रांसफर कर सकते। मैंने उस पर कहीं लिख दिया, इट इज अ नॉन नेगोशिएबल बोलते हैं उसको, कि नेगोशिएबल नहीं है, नॉन नेगोशिएबल है, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। आई होप कि इससे बात समझ में आ गई होगी कि मैं गवर्नमेंट को दे दूं एफडी, गवर्नमेंट जाकर बैंक से क्लेम कर ले कल को, ये ला इसने मेरा काम पूरा नहीं किया, इसका पैसा मेरे को दे दो। नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट। दैट इज वाई दैट इज वाई कि इस पूरे के प्रोसेस को बैंक के थ्रू ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और करना पड़ता है। दिस इज द ओनली रीजन। हाँ, अब आप कहोगे सर फिर ट्रांसफरेबल ही बना दो ना, क्या ही दिक्कत है, ट्रांसफरेबल बना दो, क्या टेंशन है ना। उससे बहुत सारी ऑपरेशनल दिक्कत एक इंस्ट्रूमेंट को, मतलब एक बैंक गारंटी को सही करने में, सही तो नहीं कहूंगा, जो मैकेनिज्म है सही है, गलत मैकेनिज्म नहीं है, सही मैकेनिज्म है। हाँ, उसको स्मूथ करने के लिए आजकल ऑनलाइन बैंक गारंटी बनने लगी। पहले हम ऑफलाइन बनाते थे, आजकल ऑनलाइन ऑनलाइन होगी। पहले के लिए बैंक्स बनाते थे, अब इंश्योरेंस कंपनीज भी बना रही है। तो थोड़ा सा इस चीज को फास्टन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए चीजें की जा रही हैं। लेकिन लेकिन यहां पर बिल्कुल ही नहीं है कि बिल्कुल इसको एफडी को ही ट्रांसफरेबल बना दो। उससे इस चीज को करने के लिए, इस चीज को एंटरटेन करने के लिए हमें दूसरी चीजों के ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, ऑपरेशनल दिक्कत बहुत सारी आ सकती है।
उसमें तो कोई भी व्यक्ति किसी को भी ट्रांसफर कर देगा, उस पर लिख देगा दिस इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर टू दैट, वो पर्सन मेरे से क्लेम करने आ रहा है, मैं यहाँ पर उस चीज के बारे में कंफर्मेशन कर रहा हूँ, भाई आपने ट्रांसफर की है नहीं की है, आपने उसको दिया है कि नहीं दिया है, उससे फिर मैं उसके प्रूफ मांग रहा हूँ, बहुत सारी चीज। और वो एफडी ऐसी होती है चीज जो एक दिन में पता नहीं ना जाने कितनी एफडीज बनाते हुए, बैंक गारंटी फिर भी एक दिन में एक, या दूसरे दिन या तीसरे दिन एक बनेगी। फिक्स डिपॉजिट तो एक दिन में 10-10 बन जाती हैं, 20-20 बन जाते हैं, तो कितने लोगों के क्लेम ऐसे सेटल करते रहोगे? ऑपरेशनली बहुत दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए ये मैकेनिज्म ही फॉलो किया जाता है बैंक गारंटी के केस में। आई होप यहां पर आपका पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक बैंक गारंटी काम करती है। और कल को यहां पर अगर आप पैसा नहीं, अगर आप पूरा काम नहीं करते, तो गवर्नमेंट को जो गारंटी दी गई है, यहां पर गवर्नमेंट जाएगी बैंक के पास और बैंक को कहेगी भाई साहब ये इस बंदे ने काम पूरा नहीं किया, हम इंक्वायर कर लेंगे, चेक कर लेंगे, नहीं किया, हम यहाँ पर उसके बिहाफ पर, पर्सन के बिहाफ पर गवर्नमेंट को पैसा जमा करा देंगे, जो भी था, जो भी गारंटी की अमाउंट यहाँ पर डिसाइड की गई थी। और लेटर ऑन फिर हमारे पास जो भी तरीके हैं, मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम उस कस्टमर से रिकवरी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फिक्स डिपॉजिट या 100% है, तो हम पूरी की पूरी एफडी तोड़ सकते हैं, हमारे पास अधिकार है, बैंक के पास अधिकार रहता है। दूसरी चीज, अगर कम परसेंटेज है तो जितनी परसेंटेज मार्जिन पड़ा उतना तोड़ सकते हैं, बाकी हम उसका और रिकवर करने का तरीके, अलग अलग तरीके हैं, उससे रिकवर करने का प्रयास करते रहेंगे। जो भी रिकवरी के तरीके हैं वो हम कुछ क्लासेस के बाद एनपीए और एनपीए रिकवरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक पूरा पूरा मैकेनिज्म जो बैंक गारंटी का होता है। इसी तरह से एक मैकेनिज्म श्योरिटी बॉन्ड का आ चुका है। सेम जो काम किया जाता है बैंक गारंटी के द्वारा, सेम वही काम श्योरिटी बॉन्ड के द्वारा किया जाता है। बस फर्क इतना है कि जो श्योरिटी बॉन्ड है वो इंश्योरेंस कंपनीज जारी करती हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी जारी करी, अब आप कहोगे सर इंश्योरेंस कंपनी जारी करेगी, तो इंश्योरेंस कंपनी तो एफडी उनके पास कहां से एफडी आ गई? नहीं आएगी। इंश्योरेंस कंपनी फिर मार्जिन मेंटेन करने के लिए नहीं बोलेंगे। इंश्योरेंस कंपनी, जैसे आप लोग, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब यही होता है ना कि आप प्रीमियम पे करते हो इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले में आपको प्रीमियम के बदले में क्या करती है? अगर किसी भी तरह का कोई लॉस होता है, नुकसान होता है, चाहे लाइफ का हो, चाहे नॉन लाइफ का, एक्सीडेंट हो, फायर हो, अर्थक्वेक हो, किसी भी तरह का, किसी तरह के से नुकसान होता है जिसके लिए आपने प्रीमियम पे किया है, तो नुकसान की जिम्मेवारी, नुकसान का जो हर्जाना है, नुकसान का जो कंपनसेशन है, वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। यही मतलब हुआ, है ना? तो सेम वैसा ही है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, श्योरिटी बॉन्ड बनवाएंगे, श्योरिटी बॉन्ड के बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम चार्ज करेगी, बैंक आपसे कमीशन चार्ज करता है, ये आपसे प्रीमियम चार्ज करेगी, और प्रीमियम के बदले में आपको यहाँ पर बॉन्ड बना के दे देगी, श्योरिटी दे देगी उस पर्सन को, गवर्नमेंट को, कि कल को ये पर्सन नहीं पेमेंट करता है, काम पूरा नहीं करता है, तो मैं इसके बिहाफ पर पेमेंट करूंगा, मैं इससे प्रीमियम चार्ज कर रहा हूं। ठीक है, अब आप कहोगे सर फिर इसमें तो रिस्क है, बैंक तो फिर भी एफडी ले रहा था, तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी में जो काम होता है वो अपने आप में भी, वो भी तो रिस्क है। फिर अगर ये तुम्हें श्योरिटी बॉन्ड रिस्की लग रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी में तो इतना बड़ा रिस्क लेती है, हर एक पर्सन को इंश्योर करके, हर एक पर्सन की लाइफ को इंश्योर करके, कितना बड़ा वो रिस्क अपने आप में पहले ही ले रही है। हम ले रहे हैं उससे प्रीमियम 10,000 पे और 15,000 पे, 20,000 पे, और क्लेम उसको दे रहे हैं 1 करोड़ का। 5 दिन बाद ही अगर कोई पर्सन की, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अभी तो उसने पहला भी प्रीमियम दिया है, 1 महीने बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसने 20,000 रुपए जमा कराए थे पहले प्रीमियम, जो कि अगला प्रीमियम उसने अगले साल देना था, ऐसे करके देना था। उस व्यक्ति विशेष के मृत्यु के बाद उसके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, तो वहां पर भी तो यहाँ पर नुकसान हो ही रहा है ना, नुकसान मतलब वहां पर भी तो रिस्क है। तो फिर ये वाला रिस्क लेने में क्या दिक्कत, जहां पर एक गवर्नमेंट इंक्लूड है, जहां पर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, एज फार एज दी जो रिस्क ऑलरेडी वो ले रहे हैं, उस रिस्क से तो कम ही रिस्क है इस केस में, गारंटी केस में, तो वो श्योरिटी बॉन्ड्स आपके कहलाते हैं, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा यहां पर आपका दिया जाता है। आई होप कि ये इंश्योरेंस कंपनी के अंदर श्योरिटी बॉन्ड का कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। बैंक गारंटी का जो कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। बैंक गारंटी अकेले कॉन्ट्रैक्टर के बेस पर नहीं दी जाती, और भी तरीके हैं, और भी लोगों को यहाँ पर, जैसे मैंने भी आपको बताया, वो भी दी जाती है। मार्जिन होता है इसमें आपका एफडी वेफडी का, श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस कंपनी जारी करती है, सेम उसी तर्ज पर यहाँ पर जो किया जाता है। आजकल एक ई बैंक गारंटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी का कंसेप्ट काफी चल रहा है, पॉपुलर है, करंट अफेयर्स की क्लासेस में हम पढ़ते हैं ई बैंक गारंटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, क्योंकि ये बैंक गारंटी या फिर श्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, ये मैनुअली हम टाइप करते हैं, मैनुअली पेजेस होते हैं, उन पे टाइपिंग होते हैं, नीचे सिग्नेचर होते हैं हम ऑफिशियल्स के,
और फिर वो बैंक गारंटी जो है वो सौंपी जाती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंट है वहां पर भेजी जाती है और गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड में रखता है। अब इसी चीज को मैं जो पेपर पे होता है उस चीज को मैं ऑनलाइन किसी ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू कर दूं जिसपे जिसपे हम ऑलरेडी वो बैंक गारंटी का परफॉर्मा लगा हो, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर में, और वहीं पर ही हमारे डिजिटल साइन हो जाए, वहीं से ही वो जो गारंटी है वो उस ऑफिस के पास, गवर्नमेंट ऑफिस के पास ऑनलाइन ही डिलीवर हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो फिर उससे बेटर क्या हो सकता है, मतलब थोड़ा सा स्मूथ प्रोसेस हो जाता है, इजी प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी का कंसेप्ट जो है फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। NECL जो है कंपनी एक है, NECL, NESL, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड इस ई बैंक गारंटी को एग्जीक्यूट कराने में सभी बैंक्स की, इंश्योरेंस कंपनीज की मदद करता है। NESL एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू यहां पर ये सब चीजें एग्जीक्यूट हो जाती हैं, पॉसिबल हो जाती हैं। क्लियर है सब चीजें? अभी तक क्लियर है एक एक चीज? बैंक गारंटी, श्योरिटी बॉन्ड, किसी भी तरह कोई क्वेरी है तो पूछ लो। आज क्लास में ज्यादा लंबी नहीं लूंगा क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास मुझे लेनी है, तो कोई क्वेरी है तो पूछ लो। ठीक है, अब ये जो बैंक गारंटी होती है, ये बैंक गारंटी बेसिकली तीन प्रकार की होती है। एक होती है फाइनेंशियल, एक होती है परफॉर्मेंस, एक होती है डेफर्ड गारंटी। ठीक है, फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस गारंटी जो होती है, जो मैंने अभी आपको समझाई हैं चीजें, इन्हीं से जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई हैं? फाइनेंशियल गारंटी उस गारंटी को कहते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, कि ये पर्सन को मैंने एडवांस दे दिया इस कॉन्ट्रैक्टर को, और ये एडवांस मेरा पूरा नहीं करता, मतलब एडवांस जो पैसा लिया है उसके अनुसार काम पूरा नहीं करता, तो दैट इज अ फाइनेंशियल गारंटी, कि भाई साहब पैसा जिसमें इन्वॉल्व है, कि भाई इसको पैसा दिया, इसने पैसे के अनुसार काम नहीं किया, 10 लाख रुपए दे दे, 10 लाख की सड़क नहीं बनी, पैसा लेकर मेरा भाग गया, दैट इज फाइनेंशियल गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी होती है कि रोड बना दी गई है, बन गई है रोड, परफेक्टली हो चुका है, सब काम हो चुका है, उसके बाद उसका रोड का जो 2 साल मैंने बताया था ना, 2 साल उसको मेंटेन करके चलना होता है रोड को, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2 साल 3 साल जो भी होते हैं, तो मेंटेनेंस उसकी जरूरी है, कि जो उसने रोड बनाई है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या जो काम किया है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से किया नहीं किया, सही तरीके से सही पैमाने पर काम हुआ है कि नहीं हुआ, क्या रोड उसके बाद भी चल रही है नहीं चल रही, ऐसा तो नहीं है रोड में तुरंत खड्डे हो गए, तो परफॉर्मिंग, दैट इज ए परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसी रही है उस रोड की, उस कॉन्ट्रैक्टर की, अगर सही नहीं रही है तो जो गारंटी हम बनाकर देंगे कि दैट इज ए परफॉर्मेंस गारंटी, की परफॉर्मेंस भी सही होना चाहिए, भाई साहब परफॉर्मेंस सही नहीं हुआ तो बैंक के पास हम क्लेम करने चले जाएंगे। बेसिकली जो एफजी और पीजी होता है, एफजी और पीजी है ना, इसको हम एफपीजी वैसे बोलते हैं, जब भी आप जब बैंक में जाओगे ना तो एफपीजी एक शॉर्ट टर्म होती है, इसकी लिखी जाती है बहुत जगह पर, एफपीजी कंफ्यूज मत हो जाना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गारंटी। नॉर्मली जो गारंटीज जितनी जारी की जाती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गारंटी जो होती है 95% केसेस में, मैं ये कह रहा हूं कि 95 या 99 ही कह लीजिए केसेस में, जो बैंक गारंटी जारी की जाती है एफपीजी ही जारी की जाती है, कि फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस दोनों एक साथ ही जारी की जाती है। कस्टमर आता है, कस्टमर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गारंटी ही मांगता है और एफपीजी ही मांगता है, वो अकेली फाइनेंशियल या अकेली परफॉर्मेंस नहीं मांगता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको कह रखा है भाई साहब फाइनेंशियल भी लाओ और परफॉर्मेंस भी लाओ, दोनों ही लाना, तो एफपीजी ही यहां पर कंसीडर की जाती है। रही बात तीसरी जो डेफर्ड पेमेंट गारंटी है, ये डेफर्ड पेमेंट गारंटी आपको, जैसे मैंने ये बताया था ना इस केस में, ये वाला केस था ना पेट्रोल पंप वाला, ये 100% मार्जिन वाला, ये इस केस में डेफर्ड पेमेंट गारंटी है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कोई सामान खरीदा, उसके बदले में उसको पेमेंट करनी है, ठीक है, और उस व्यक्ति ने कह दिया कि मैं इस पेमेंट को आपको 10 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूंगा, ठीक है। अब वो व्यक्ति कहता है भाई साहब तुम इंस्टॉलमेंट में तो दे दोगे, लेकिन कल को तुम मुकर जाओ, कल को तुम मुझे पैसा ना दो, तो इसलिए किसी की गारंटी ला दो कि अगर तुम पैसा ना दो तो एटलीस्ट वो पर्सन मेरे को पैसा दे दे, ठीक है। तो दैट इज डेफर्ड पेमेंट, मतलब पेमेंट को डेफर किया गया, मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपए देना था उस पर्सन को, तो मैंने डेफर कर दिया उसको 10 इंस्टॉलमेंट में, आगे 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 10 इंस्टॉलमेंट 10-10 हजार रुपए मैं आपको 10 महीने में दूंगा,
तो हर एक महीने में 10,000 दूंगा, तो पेमेंट जो मैंने आज देनी थी उसको डेफर कर दिया 10 महीने में 10,000 रुपए में। तो वो चीज होती है डेफर्ड पेमेंट गारंटी, जिसमें मैं यहाँ पर कस्टमर को, मैं यहाँ पर आपका दूसरे व्यक्ति को एक गारंटी दे देता हूं बैंक की लाकर कि भाई अगर मैं पैसा नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, मेरे बिहाफ पर बैंक दे देगा। ये कुछ वैसा ही काम हुआ जो मैंने अभी आपको यहाँ पर इस केस में समझाया था, पेट्रोल पंप वाले केस में। उसने उसको टैंकर दिया था ना, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं दिया, उसने टैंकर दे दिया, उसको क्या दिया, तो गारंटी ला दे, कल को तू पैसा नहीं मेरे चुकाता है तो मैं बैंक में जाकर पैसा ले लूंगा अपना, है ना। तो वो डेफर्ड पेमेंट गारंटी का एग्जांपल था। नहीं तो उसमें क्योंकि अब टैंकर केस में ना फाइनेंशियल था ना परफॉर्मेंस था। सोचो, जो टैंकर मंगवाया गया था यहां पर एचपी का, उस केस में फाइनेंशियल कहां था? कोई एडवांस पेमेंट तो दी नहीं थी किसी को, किसी ने, है ना। और ना ही परफॉर्मेंस था कि भाई साहब कोई उसने कोई परफॉर्म थोड़ी ना करके दिखाना था कि भाई काम पूरा होगा कि नहीं होगा, है ना, वैसा तो नहीं था। उस केस में तो पेमेंट इन्वॉल्व थी कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को पेमेंट करनी है, तो वो डेफर्ड पेमेंट गारंटी थी उस केस में। ठीक है, डीपीजी था। आई होप कि गारंटी, जो बैंक गारंटी का कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई क्वेरी है तो पूछो, नहीं तो मेरी तरफ से आज की क्लास यहां पर एंड होती है और मिलते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर करंट अफेयर्स की क्लास में। एफडी का अमाउंट कम हो और बैंक गारंटी एफडी के अमाउंट से ज्यादा हो तो कैसे सर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर्टी को बैंक बेच सकता है? सर एफडी का अमाउंट कम हो और बैंक गारंटी एफडी का, हाँ तो मैंने अभी बताया तो उसके बारे में, होता तो है ये वाला केस, अभी तो लिखा था मैंने, यही तो केस था कि मान लीजिए 30% मैंने, मान लीजिए उसकी बैंक गारंटी 1 लाख की है, तो मैं उसके अगेंस्ट में जो एफडी ले रहा हूं तो 30,000 की ले रहा हूं ना सिर्फ। तो मैंने केस बताया था, किस केस में लेते हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, मेरी ब्रांच का एग्जांपल दिया था कि हमने ऐसी बैंक गारंटी दे रखी है, 40 करोड़ की बैंक गारंटी 35% मार्जिन पे दे रखी है, दे रखी है तो दे रखी है, अच्छा कस्टमर है, आज तक उसको एक भी बैंक गारंटी इन्वोक नहीं, बैंक गारंटी, अच्छा एक और शब्द है इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है कि बैंक गारंटी को यहां पर कंपनसेट करना, बैंक गारंटी तो इन्वोक बोलते हैं उसको। तो उसकी आज तक एक भी हिस्ट्री, ट्रैक रिकॉर्ड, इतने साल पुराना कस्टमर है, 20 साल 25 साल पुराना कस्टमर है, आज तक एक भी बैंक गारंटी इन्वोक नहीं हुई। तो ऑब्वियस जब उसने हमसे शुरुआत की थी तब उसने 100% पे की थी, धीरे धीरे करता हुआ मार्जिन हमने उसका कम करते रहे, क्योंकि हमें उसमें विश्वास हो गया। उसकी और भी हमारे साथ ट्रांजेक्शन होती है, उसके करंट अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो जितना कस्टमर ट्रस्टवर्दी होता है उसके मार्जिन हम कम करते रहते हैं, क्योंकि अब ये भी तो सोचो, 40 करोड़ की बैंक गारंटी और उस व्यक्ति ने हमें इतने सालों से पैसा दे रहा है, इतने सालों से कमीशन दे रहा है, अब तक तो हमने उससे इतना करोड़ों में कमीशन ही ले लिया। अगर उसकी 1-2 करोड़ की बैंक गारंटी इन्वॉल्व भी हो जाती है, इन केस, वैसे तो होगी नहीं लेकिन हो भी जाती है, तो इतना तो हमने अब तक उससे कमीशन, पता नहीं उससे कहीं ज्यादा कमा लिया होगा, है ना। तो ऐसी चीजें कस्टमर को लाने के लिए की जाती हैं। अगर हम हर एक कस्टमर से जिद करें 100% या, कोई कस्टमर आपके पास रुकेगा नहीं, कंपटीशन इतना तकड़ा है। हाँ, और रही बात, आप कहते हो प्रॉपर्टी बेच सकता है, अगर बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है अपने पास तो प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। वो मैंने आपको बताया ना कि जब एनपीए के केस करेंगे, एनपीए की रिकवरी मैकेनिज्म करेंगे, तब मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, चलो सेशन को करते हैं एंड, आ जाओ करंट अफेयर्स की क्लास में, मिलते हैं फिर विद इन 2-3 मिनट्स, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास, आ जाना।